Welcome student to my channel डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 2। जो नेशनल इनकम है ये लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम पार्ट 2। अब नेशनल इनकम में चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक आ रहा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मींस नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम जो भी नेशन के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स मींस जो लोग उस देश में रहते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल रेसिडेंट्स। वो लोग जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं प्रोड्यूसर को, उस सर्विस के बदले में जो उनको फैक्टर इनकम मिलती है। फैक्टर इनकम कौन सी होती है मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। फैक्टर इनकम होती हैं जैसे लैंड, उसके बदले में रेंट, दूसरी लेबर, उसके बिहाफ पर क्या मिल रही है उनको वेजेस और सैलरी। उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या मिलता है प्रॉफिट, और लास्ट फैक्टर होता है कैपिटल, उसके बदले में क्या मिलता है इंटरेस्ट। तो जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट, उसके सम को बोला जाता है नेशनल इनकम। तो आपको समझ में आ गया, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू मार्च 31। इस ड्यूरेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर। तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं कि जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं प्रोड्यूसर्स या फर्म्स को, जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। जब ये फैक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं हाउस होल्ड किसको? प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर इन फैक्टर्स के बिहाफ में प्रोवाइड कराते हैं, जैसे लैंड, उसके बिहाफ पर प्रोवाइड कराते हैं प्रोड्यूसर रेंट। लेबर है तो क्या देंगे? वेजेस और सैलरी। कैपिटल के बिहाफ पर वो पे करेंगे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है उसको मिलेगा प्रॉफिट। तो ये बनते हैं फैक्टर इनकम्स। तो वही लिखा हुआ आ रहा है, फैक्टर इनकम इज द फ्लो ऑफ इनकम दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज द जनरल इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स किसी भी प्रोडक्शन में जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फैक्टर इनकम ऑन द यूज ऑफ लैंड। फर्स्ट इनपुट है लैंड, उसके बिहाफ पर जो प्रोड्यूसर है वो प्रोवाइड कराता है हाउस होल्ड को रेंट। सेकंड है लेबर इनपुट्स के बदले में जो मिलता है हाउस होल्ड को मिलता है वेजेस। कैपिटल के बिहाफ पर मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम्स हैं जो आपने पढ़ी थी अभी, कौन कौन सी फैक्टर इनकम्स पढ़ी थी आपने? फैक्टर इनकम पढ़ी थी आपने, पहली पढ़ी थी लैंड, उसके बिहाफ पे क्या मिलता है हाउस होल्ड को? रेंट। दूसरी लेबर, उस पर क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। थर्ड था आपका
कैपिटल, उस पर क्या मिलता है इंटरेस्ट, और लास्ट था एंटरप्रेन्योर, उसको क्या मिलता है प्रॉफिट। तो ये 4 कंपोनेंट आपने पढ़े थे फैक्टर इनकम्स में। अब हमने क्या किया है, उसको क्लासिफाइड करेंगे इन फैक्टर्स को। तो पहला क्लासिफिकेशन में पहला जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स कि फैक्ट्रीज में जो भी लेबर या कंपनियों में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको जो भी मिलता है, जो भी चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम्स। और जो किस हेड में आएगा, हमने क्लासिफिकेशन दिया पहले हेड को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वही लिखा हुआ है द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉय ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। कि कोई भी हाउस होल्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है एज अ एम्प्लॉय, उसको जो भी पेमेंट मिलता है किसी भी यूनिट्स को प्रोडक्शन करने में, तो उसे वो बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है? जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, वेजेस है, सैलरी है, कोई भी कंपनसेशन मिल रहा है एम्प्लॉय को, या कोई भी एम्प्लॉयर उसका मालिक कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके फ्यूचर के लिए, जैसे प्रोविडेंट फंड है या कोई भी सोशल सिक्योरिटी है, कुछ भी जमा कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, कुछ भी दे रहा है उसका एम्प्लॉयर, तो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। नेक्स्ट है आपका रेंट। रेंट क्या है, ये भी पढ़ चुके हैं आप कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन यूनिट के लिए लैंड प्रोवाइड करा रहा है किसी भी प्रोड्यूसर को, तो उसके बिहाफ पर जो पेमेंट रिसीव करता है उसको बोलते हैं रेंट। द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है कि जब कोई भी हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करता है एज अ कैपिटल प्रोडक्शन यूनिट्स में, तो जो प्रोड्यूसर है या प्रोडक्शन यूनिट है वो उसको कैपिटल के बदले में प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी क्या बना फैक्टर इनकम, और फैक्टर क्या बना कैपिटल। तो कैपिटल के बदले में जो कंपोनेंट मिलता है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मीन्स कि जब भी कोई हाउस होल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स को स्किल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, तो उसके बदले में जो प्रोडक्शन यूनिट है उसे क्या देती है प्रॉफिट। तो 4 कंपोनेंट हुए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये कब मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता है कि जब लेबर को या हाउस होल्ड को उसकी मेहनत के बदले में दिया जाता है अमाउंट। रेंट क्या है कि जब हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है लैंड कंपोनेंट, तब उसके बदले मिलता है रेंट। इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के बदले में, और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को उसके स्किल्स या उसके एक्सपीरियंस के बदले में, जो वो प्रोडक्शन यूनिट्स में प्रोवाइड कराता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके में नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, जिसमें आपको बता चुका हूँ अभी। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम पढ़ चुके हैं आप। अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, जिन्होंने किसने अर्न करी है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। अब एक बार नॉर्मल रेजिडेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड and whose center of economic interest lies in that country। means नॉर्मल रेजिडेंट्स वो पर्सन होते हैं जिनका इकोनॉमिक
इंटरेस्ट जिस कंट्री में होता है वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। इनका एक फीचर और है कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस मनी, तो वो भी क्या होता है सिग्निफिकेंट स्केल में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उस कंट्री से नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्लियर है? तो पहला क्या हो गया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया इनका कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या करते हैं ये सिग्निफिकेंट स्केल में करते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट समझ में आ गए कि जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में है वो लोग, और दूसरा सिग्निफिकेंट स्केल में ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। तो नेशनल इनकम समझ में आ गया। नेशनल इनकम क्या होता है कि जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर नॉर्मल रेजिडेंट्स, उसको बोला, उनके सम को बोला जाता है नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम के सम को। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ये भी सेम है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन है, पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन। जैसे कि इंडिया है, इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जिसे बॉर्डर बोलते हैं, उसके अंदर आप फ्री फ्लो कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और इनकम अर्न कर रहे हैं जो बाउंड्री लाइन से, उसमें फ्री फ्लो फैक्टर्स का एक्सचेंज कर रहे हैं फैक्टर इनकम से, तो उसके सम को क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम। आपको समझ में आ गया होगा दोनों। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स जिन भले वो कोई भी पर्सन जो विदेश में रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, कंट्री में है, इंडिया में, तो क्या बोला जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स। और डोमेस्टिक इनकम में जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री लाइंस, उसके अंदर आप फैक्टर्स प्रोवाइड करा कर फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या बोली जाएगी, उसके सम को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न हो रही है, उसमें जब हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि मतलब जो हमारे रेसिडेंट कहाँ पे रह रहे हैं, अब्रॉड, और वो फैक्टर इनकम अर्न करके कहाँ से ऐड कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री में, इंडिया में, तो वो इनकम क्या हो जाएगी, वो इनकम ऐड हो जाएगी। इसको एक बार समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम अर्न करी गई है, उस इनकम में ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, फैक्टर इनकम्स, जो कौन अर्न कर रहे हैं, हमारे रेसिडेंट्स जो कहाँ पे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन में है, उसमें से माइनस कर देंगे हम फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स। नॉन रेसिडेंट्स कौन, जो फॉरेनर इंडिया में रह रहे हैं इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, और फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं, अपनी कंट्री में, वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उससे हमारी जो नेशनल इनकम है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ऐड कर देंगे, और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी वो क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारी निकल के आ जाएगी नेशनल इनकम। इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे, कि इन दोनों फैक्टर्स को जो दिख रहे हैं आपको, इन दोनों फैक्टर्स को मतलब फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स, इन दोनों को एक फिगर में, एक टर्म में हम लिख सकते हैं। उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड।
उसको हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम। यही आपको नेशनल इनकम से क्या निकालना है, नेशनल इनकम से निकालना है आपको डोमेस्टिक इनकम। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम मीन्स ऐसे रेजिडेंट जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया है। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो नेशनल इनकम से हमें कहाँ जाना है, डोमेस्टिक इनकम पर। हमें नेशनल इनकम कन्वर्ट करनी है डोमेस्टिक इनकम में। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसे हम माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे हम फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक कंट्री। क्लियर है। इन शॉर्ट इन दोनों फैक्टर्स को हम एक ही टर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मीन्स नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाने के लिए NFIA को हम क्या कर देंगे, इन शॉर्ट माइनस कर देंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कन्वर्जन। जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि यदि आपको चेंज करना हो किसी कंपोनेंट को तो उसमें क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस। यदि आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है कि GDP और निकालना क्या है आपको, NDP, तो ये पहला कंपोनेंट होता है जी, ग्रॉस। यदि उससे आपको कहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, नेट में। यदि ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, डेप क्या कर देंगे, माइनस। सिमिलरली यदि नेट NDP दे रखा है, आपको निकालना है GDP, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप क्या कर देंगे, आप डेप ऐड कर देंगे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए लेस डेप, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए ऐड डेप्रिसिएशन। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। डोमेस्टिक नेशनल, ये सीखा था आपने। यदि आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, मतलब डोमेस्टिक इनकम से क्या निकालनी है, नेशनल इनकम, तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए, मतलब नेशनल आपको कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में, आप क्या कर देंगे, लेस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका, यदि आपको GDP FC रखी है, आपको निकालना है GDP MP, तो MP से मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आपको कन्वर्ट करना है कंपोनेंट, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और सब्सिडी उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से आपको कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस पर, तो इनडायरेक्ट टैक्स कंपोनेंट में ऐड कर देंगे और सब्सिडी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इनमें डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। यदि फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्स ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे और सब्सिडी माइनस कर देंगे, सब्सिडी माइनस कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा ये मार्केट प्राइस। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है आपके में, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम GDP MP एंड NDP MP। मीन्स GDP MP क्या होता है, GDP MP का मीनिंग कि आपके कंट्री में इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में कितना प्रोडक्शन बनकर तैयार हुआ है इन अ होल इकोनॉमी।
लेकिन इसमें डोमेस्टिक है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन रेडी हुआ है, किस पर, मार्केट प्राइस पर। तो फुल डेफिनेशन ये कंपोनेंट खुद ही बता रहा है कि ग्रॉस मतलब जिसमें डेप इंक्लूड है, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मार्केट प्राइस। तो जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो कौन कौन से कंपोनेंट मिले हमें, देखिए, इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन मींस ग्रॉस, फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इन एन अकाउंटिंग ईयर, और मार्केट वैल्यू। आपको समझा होगा अच्छी तरह से। तो आपको यदि एग्जाम में लिखने को आता है एक्सप्लेन जीडीपी एमपी, तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपोनेंट ही अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एनडीपी एमपी। ये सेम ही है, बस इसमें किसका डिफरेंस है, ग्रॉस से नेट का, मतलब इसमें डेप इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या होगी, नेट वैल्यू मींस जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, एनडीपी एमपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस है कंपोनेंट में, मार्केट प्राइस है, ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक है तो क्या लिखेंगे हम, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप इंक्लूड नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या रखा है, नेट। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में जीडीपी एफसी। ये भी सेम है, इसमें क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम है, मतलब फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम क्या होती हैं, आप पढ़ चुके हैं फैक्टर इनकम्स, क्योंकि अब कंपोनेंट में क्या आ गया है, फैक्टर कॉस्ट, जबकि लास्ट पढ़ा था हमने जीडीपी एमपी। अब क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में मतलब फैक्टर इनकम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपने पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फैक्टर इनकम्स में। दूसरा कंपोनेंट पढ़ा है इसके अंदर आपने, रेंट। थर्ड कंपोनेंट होता है आपका रेंट के बाद इंटरेस्ट, और फोर्थ होता है हमारा प्रॉफिट। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जिसमें पढ़ा है आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि इसमें डी लगा हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 ईयर के अंदर, और इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस है इसलिए क्या लिखेंगे हम, इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, एनडीपी एफसी। तो सेम हो गया, सेम डेफिनेशन हो गई, बस इसमें क्या आता है, नेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, बस इसमें डेप एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि इसमें डेप क्या हो जाता है, माइनस। तो सेम डेफिनेशन है, एनडीपी एफसी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जिसमें कंपोनेंट आ जाएंगे 4 आपके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका आ रहा है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में जीएनपी एमपी एंड एनएनपी एमपी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है आपके में, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम जीडीपी एमपी एंड एनडीपी एमपी। मीन्स जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एमपी का मीनिंग
कि आपकी कंट्री में इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में कितना प्रोडक्शन बनकर तैयार हुआ है इन अ होल इकोनॉमी। लेकिन इसमें डोमेस्टिक है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन रेडी हुआ है, किस पर, मार्केट प्राइस पर। तो फुल डेफिनेशन ये कंपोनेंट खुद ही बता रहा है कि ग्रॉस मतलब जिसमें डेप इंक्लूड है, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मार्केट प्राइस। तो जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। क्लियर है। तो कौन कौन से कंपोनेंट मिले हमें, देखिए, इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन मींस ग्रॉस, फिर है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इन एन अकाउंटिंग ईयर और मार्केट वैल्यू। आपको समझ आओगे अच्छी तरह से। तो आपको यदि एग्जाम में लिखने को आता है एक्सप्लेन जीडीपी एमपी, तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपोनेंट ही अपने आप में डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एनडीपी एमपी। ये सेम ही है, बस इसमें किसका डिफरेंस है, ग्रॉस से नेट का, मतलब इसमें डेप इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रॉस होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। तो ये क्या होगी, नेट वैल्यू मींस जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, एनडीपी एमपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस है कंपोनेंट में, मार्केट प्राइस है, ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक है तो क्या लिखेंगे हम, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप इंक्लूड नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या रखा है, नेट। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में जीडीपी एफसी। ये भी सेम है, इसमें क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम है, मतलब फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम क्या होती हैं, आप पढ़ चुके हैं फैक्टर इनकम्स, क्योंकि अब कंपोनेंट में क्या आ गया है, फैक्टर कॉस्ट, जबकि लास्ट पढ़ा था हमने जीडीपी एमपी, अब क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में मतलब फैक्टर इनकम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फैक्टर इनकम्स में। दूसरा कंपोनेंट पढ़ा है इसके अंदर आपने रेंट। थर्ड कंपोनेंट होता है आपका रेंट के बाद इंटरेस्ट, और फोर्थ होता है हमारा प्रॉफिट। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जिसमें पढ़ा है आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि इसमें डी लगा हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 ईयर के अंदर, और इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस है इसलिए क्या लिखेंगे हम, इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, एनडीपीएफसी। तो सेम हो गया, सेम डेफिनेशन हो गई, बस इसमें क्या आता है, नेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, बस इसमें डेप एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि इसमें डेप क्या हो जाता है, माइनस। तो सेम डेफिनेशन है, एनडीपीएफसी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जिसमें कंपोनेंट आ जाएंगे 4 आपके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका आ रहा है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में जीएनपी एमपी एंड एनएनपी एमपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी
देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन होता है 100 यूनिट्स ब्रेड का, और 100 यूनिट्स ब्रेड की जो करेंट मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 25। तो नॉमिनल जीडीपी जो होगा उस कंट्री का वो कितना होगा 2500। दोबारा समझ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी कि जितना प्रोडक्शन किसी कंट्री में हुआ है इन एन अकाउंटिंग ईयर उसकी करंट प्राइस। जैसे मान लीजिए पूरे नेशन में 100 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ है और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 25। तो नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ? नॉमिनल जीडीपी हुआ 2500। क्लियर है? सेकंड है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रियल जीडीपी क्या होता है? मान लीजिए इसी यूनिट्स को प्रीवियस किसी भी ईयर में इससे पहले प्रीवियस किसी भी ईयर में इतने प्रोडक्शन की रेट जो थी वो क्या थी? 20। तो कितना हुआ रियल जीडीपी? रियल जीडीपी हुआ 2000। इसको हम बोलते हैं बेस ईयर प्राइस, क्योंकि हमें क्या करना होता है, नॉमिनल को बेस ईयर से कंपैरिजन करना होता। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2023 है, 2023, और एक है आपका 2011। ठीक है। अब 2023 में जो प्रोडक्शन हुआ है 100 यूनिट्स का, ठीक है, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 25। तो नॉमिनल जीडीपी कितना हुआ 23 का? नॉमिनल जीडीपी हुआ 23 का वो कितना हुआ? 2500। क्लियर है? अब 2011 में भी 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और उसकी जो मार्केट प्राइस थी उस टाइम की वो कितनी थी? 20। तो उस टाइम का जो जीडीपी हुआ वो कितना हुआ? 2000। तो रियलिटी में जो जीडीपी है वो 2000 है, क्योंकि जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो दोनों में क्या हुआ है? सेम हुआ है। 23 में भी प्रोडक्शन 23 का है और 2011 में भी प्रोडक्शन कितने का है? 100 यूनिट्स का। मतलब प्रोडक्शन में चेंज नहीं आया। चेंज जो आया है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन आपको दिख रहा है, जो मार्केट वैल्यू है 2500 की है और यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है? 2000 की। तो जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। जीडीपी आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ, वो दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा हुआ है? इन्फ्लेशन की वजह से। यदि जीडीपी वैसे देखा जाए यूनिट्स में, तो जीडीपी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया है। यहाँ पर भी जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं या प्रोड्यूस हुई हैं वो 100 यूनिट्स हुई हैं 23 में, और 2011 में भी जो प्रोडक्शन हुआ है कितने का हुआ है? 100 यूनिट्स का। मतलब जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया है। जो चेंज आया है मार्केट में वो किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 25 था और यहाँ पर प्राइस कितना था? 20 था। दो देखिए, रियल नॉमिनल जीडीपी आ गई आपकी 2500 और रियल जीडीपी आ गई आपकी 2000। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है, मतलब इन्फ्लेशन है, उस पर क्या इम्पैक्ट आया। तो देखिए, आपकी जो बेस ये प्राइस थी वो 2000 थी, जबकि नॉमिनल जीडीपी कितनी है आपकी? 2500। तो देखिए डिफ्लेटर कितना हुआ आपका, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो कितना है, इसलिए क्या करेंगे 2500 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई 100। तो आपका ये वैल्यू आई इसके अंदर 125 क्या आई आपकी? जीडीपी डिफ्लेटर आ गया ये आपका। ये क्या बता रहा है कि मार्केट में जो जीडीपी है वो इंक्रीज नहीं हुआ, मार्केट में प्राइस इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से आपको जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कितना है? 125। क्लियर है? तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार, समझ में आ गया होगा नॉमिनल और रियल। तो नॉमिनल ग्रॉस
domestic product GDP is the GDP given in current prices without adjustment for inflation. Current price estimates of GDP are obtained by expressing values of all goods and services produced in the current reporting period. मतलब आपने करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन किया है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, क्योंकि रियल जीडीपी जो होता है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट और मेजर करने में हेल्प करता है। डेट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर। रियल जीडीपी इज एक्सप्रेस इन अ बेस ईयर प्राइस। ये क्या बनाता हमारा बेस ईयर प्राइस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जीडी डिफ्लेटर को देखते हैं। जीडी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर also known as the GDP deflator or the implicit price deflator measure the changes in prices for all the goods and services produced in a economic year। क्या बताता है वो? चेंज इन प्राइसेस। जैसे बताया था मैंने अभी कि 2011 में जो आपका प्राइस था किसी पार्टिकुलर कमोडिटी का वो कितना था, सॉरी होल इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन यूनिट्स हुई हैं उसका प्राइस कितना चल रहा था? 2000। और 2023 में करंट ईयर में उसका प्राइस हो गया 2500। तो रियल जीडीपी 2000 सा और नॉमिनल जीडीपी 23। तो इन्फ्लेशन कितना आया मार्केट में? मतलब जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर। डिफ्लेटर का मतलब होता है कि अपने वे से हटना। तो डिफ्लेटर क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी 2500 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई 100। तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो कितना परसेंट है? 125। 125 इसको निकाल लेते हैं, 125। ठीक है ना, 125। जो इन्फ्लेशन है कितना चल रहा है मार्केट में? 125 का मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब नेक्स्ट आ रहा है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर मींस क्या जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है जो बताता है कि सोसाइटी जीडीपी के बढ़ने से पूरी सोसाइटी या पूरा नेशन ग्रो कर रहा है, या केवल एक पार्टिकुलर सेक्शन ही ग्रो कर रहा है? तो क्या जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखिए आपको मालूम है, मान लीजिए दो सेक्शन है, रिच और पुअर। रिच पीपल जो है वो 10 है, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है 10,000। कितनी है? 10,000। तो रिच पीपल की जो इनकम हुई वो कितनी हुई? 1 लाख। मतलब 10 पीपल्स जो पर कैपिटा इनकम उनकी आती है वो कितनी आती है? 1 लाख। और मान लेते हैं जो पुअर है वो 100 है, जिनकी पर कैपिटा इनकम बैठती है 1000 रुपीज। तो उनकी अर्निंग हुई 10,000। तो टोटल नेशन की इनकम हो गई 1 लाख और 10,000, टोटल नेशन की इनकम हो गई 1,10,000। और पीपल कितने हो गए? 110। यदि हम इसका डिवाइड कर दें तो हमारी इनकम आ जाती है, जो पर कैपिटा इनकम आती है वो कितनी आती है? 1000। ठीक है, मतलब क्या है, ये पूरा नेशन है वो कितना अर्न कर रहा है? 1000 पर मंथ अर्न कर रहा है, जिसमें रिच भी है पुअर भी है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको दिख रहा है कि रिच पीपल जो है वो 10,000 पर मंथ कमा रहे हैं और जो पुअर है वो कितना कमा रहे हैं? 1000 रुपीज़। तो जीडीपी क्या है? ट्रू इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि दोनों की इनकम अलग अलग है, रिच सेक्शन अलग है और पुअर सेक्शन अलग है। तो जीडीपी टोटल कम्युनिटी की या टोटल सोसाइटी की जीडीपी ग्रो मतलब ट्रू इंडिकेटर नहीं है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सबका क्या होता है? अलग अलग। Sometimes a higher GDP results in the rise in inequalities in the income distribution amongst
people. Inequality in income distribution refers to a rise in the gap between the rich and the poor. GDP does not consider the change in the income distribution of a country. Therefore, in some cases, a rise in GDP does not mean a rise in increase in the welfare of people. अब ये लाइन देखिए लास्ट में है कि कभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि राइज इन जीडीपी डज नॉट मीन, मतलब राइज जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पीपल्स का क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है. हो सकता है खाली एक पार्टिकुलर सेक्शन है जो ग्रो कर रहा है, जबकि एक सेक्शन क्या है, पुअर है. जैसे भी दिखा था आपने, जो मैंने बताया था कि रिच सेक्शन कितना कमा रहा है. रिच सेक्शन, जो रिच सेक्शन है वो कमा रहा है 10,000 और पुअर कमा रहा है 1,000, जबकि जीडीपी बता रहा है कि सभी सेक्शन कितना कमा रहे हैं, 1000. मतलब जो रिच है वो भी कितना कमा रहा है, 1000. मान लो गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है तो पुअर को भी फ़ायदा मिलेगा उसका और रिच को भी मिलेगा, जबकि रिच सेक्शन को उसकी नीड नहीं है. तो जो जीडीपी है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का. इसमें एक पॉइंट और लेते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एक्सटर्नलिटीज. जीडीपी एंड वेलफेयर में नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज क्या होती है कि ऐसा कोई बेनिफिट और हार्म वैल्यू, मतलब फ़ायदा या फिर नुकसान, जो कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है इकोनॉमी में, लेकिन उसको वो एक्चुअली ना तो पेड कर रहा है ना पेनलाइज्ड वो किया जा रहा है, ना पेड कर रहा है ना पेनलाइज्ड किया जा रहा है. जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनवाया, पार्क में एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, तो वो एक्चुअली पेड नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं. और ऐसा कोई हार्म जो वो किसी भी इकोनॉमी में, मतलब किसी भी नेशन में कर रहा है, लेकिन उसको वो एक्चुअली क्या नहीं किया जा रहा, पेनलाइज्ड नहीं किया जा रहा है, तो ये भी जीडीपी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा. तो जीडीपी इंडिकेटर नहीं है किसका, वेलफेयर का. इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार. एक्सटर्नलिटीज मीन एनी बेनिफिट और हार्म of an activity that is caused by an individual or an organization for which they are not paid or penalized. They are two types of externalities, positive and negative. Benefit है तो positive externalities हो जाएगी, और harm कर रहा है तो negative externalities हो जाएगी. Next है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है कि जो नेशन के पीपल्स होते हैं वो दो तरह की एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी तो काउंट हो जाती हैं जीडीपी में, लेकिन जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, किचन, गार्डनिंग, हाउस वाइफ सर्विसेज एक्सेट्रा, इन एन इकोनॉमी डेट आर नॉट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. इनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो ये भी आप जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे. तो जीडीपी वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा आपको नहीं मिल पाता, लैक ऑफ डेटा अवेलेबल. देयर आर मैनी एक्टिविटीज सच एज किचन, गार्डनिंग, हाउसवाइफ सर्विसेज एक्सेट्रा इन एन इकोनॉमी दैट आर नॉट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स बट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल. दीज एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेटा. अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका इसमें चेंज इन प्राइजेस. यदि गुड्स की प्राइजेस में चेंज हो रहा है, sometimes the GDP of an economy increases because of the increase in the price of goods. जिसको हम पढ़ चुके थे अभी नॉमिनल रियल में, कि जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया जीडीपी के अंदर 1000 यूनिट्स का, वो जो उसकी प्राइस थी मार्केट में 25 थी, जबकि इन्फ्लेशन की वजह से वो कितनी हो गई, 30 हो गई. तो ये भी क्या है, जीडीपी गलत बताएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, खाली आपकी मार्केट में क्या बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है. तो जीडीपी यहाँ पर भी ट्रू इंडिकेटर नहीं बन पाएगा वेलफेयर का. समटाइम्स द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज बिकॉज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट बिकॉज द राइज इन फिजिकल आउटपुट. मतलब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, खाली क्या बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ रही हैं. ठीक है. यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.